Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous class we have discussed about different structures of MOT. We have seen the examples of hydrogen, helium, nitrogen, fluorine, oxygen, and so on. So today we are going to continue that part also, and plus we are going to study definition based topics. But before starting that definition based topics, let's we have a recall about the previous lectures. We have seen the different examples of oxygen, fluorine, nitrogen, and how do we draw the structures and how do we calculate the bond structure. Today I'm going to explain the cationic and anionic structures. How do we form cations and anions, how do they are different from their parent atom, fine, and how we have to calculate their bond order, and are they diamagnetic or paramagnetic. So let's we start with those examples first, then I'm going to explain these bond energy and bond enthalpies and all the definitions concepts. Okay, so let's we start. Okay, so this is the structure of oxygen. First of all, you have to check it clearly that what's written here, it is oxygen plus 2. You can have oxygen plus 1 structure, you can have oxygen plus 2 structure. So first of all, you need to write the electronic configuration of both of the oxygen molecule, because we are writing, so we have to write the electronic configuration of oxygen. How many oxygens we have? We have 2 oxygens, so it means O2 plus 2 hai. So on the single oxygen you have to minus, when we have a positive sign written on any of the atom, so it means कि you have to lose electron, you have to subtract the electron. So it means कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8. सो आपके पास +2 है. सो +2 का मतलब आपने दोनों साइड के ऑक्सीजन से एक एक चार्ज जो है वो कम कर देना है. एक एक चार्ज आपने कम करना है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 8 की जगह आपने ऑक्सीजन 7 लिखना है दोनों साइड. डोंट फॉरगेट, ये हेयर वी हैव ऑक्सीजन +2, तो +2 का मतलब दोनों साइड से एक एक ऑक्सीजन आप कम कर दोगे, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगी. सही है. एंड ऑब्वियसली इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन कि आप लोग 1s2 2s2 तो लिखते हुए आओगे ही, उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा. चेंज कहाँ आएंगे, 2p कॉन्सेप्ट के अंदर चेंज आएगा ना, जो p3 है. सो आपने उसके लिए अच्छा मैं आपको दिखा भी देती हूँ, नीचे से हम लोग वही करते हुए आ रहे हैं, वो पेयर्ड फॉर्म में, उनके वो बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मसला जो लूज़ करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या लूज़ करना है, वो आपने 2p ऑर्बिटल में ही करना होता है. ठीक है, तो दोनों साइड आपके पास p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे. तो यहाँ पर 1, ये 2 एंड ये 3, और इसी साइड भी 1 2 3. सो आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपने इस तरह से ऑक्यूपाई करवाना है. 2px नीचे आ जाएगा और 2p, अच्छा एज आई सेड के ये सारे सेम होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 2pz लिखा हुआ है. सो यहाँ आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फिल कर देना है. जब आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फिल कर दिया, तो नाउ चेक द बॉन्ड ऑर्डर. जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई है मैं क्या कह रही हूँ. मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. हेयर आई हैड ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज था. ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज होने का मतलब यह है कि मेरे पास 2 ऑक्सीजन में से मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. पॉजिटिव का मतलब होता है जितना पॉजिटिव लिखा है उतनी सब्ट्रैक्शन करनी है. अगर यहाँ +1 होता तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक साइड से एक इलेक्ट्रॉन कम करती. ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर +1 होता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, O2 के ऊपर +2 है. दैट्स वाई मैं दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन को कम कर रही हूँ. मैंने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट किया. जब मैंने इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास दोनों साइड 2p3 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन बचे और मैंने उनको बनाया, तो मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर बना जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है. अब अगर मैं यहाँ से आपको नीचे वाला स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि यहाँ नीचे 1s2 था, फिर ये 2s2 था, तो इसके अंदर तो कोई फ़र्क नहीं आता. ये तो आप BO जब निकालेंगे या बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो उस वक्त देखेंगे. तो BO में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन BMO कितने हैं, 6. तो 6 को माइनस कर दें एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0. डिवाइड कर दें फार्मूला के 2 से, तो आंसर आएगा जनाब आपके पास 3. तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जब +2 के फॉर्म में होगा तो इसका मतलब है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा. यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी कि ये मतलब VBT फेल हो गई थी डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताने पर. तो यहाँ डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अंदर हमने डिस्कस नहीं किया था वो भी देख लें. अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे जैसे ये अभी हैं, तो इसका मतलब है ये डायामैग्नेटिक है. ये क्या है, ये डायामैग्नेटिक है, मतलब डबल्ड हैं, 2 हैं. और अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन भी सिंगल स्पिन्ड हो
ठीक है। सिंगल स्पिन का मतलब, अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल करके दिखा देती हूँ, आगे करके दिखाती हूँ। उसके अंदर मैं क्या करूँगी, ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज करके दिखाती हूँ। ठीक है, +1 चार्ज करने का मतलब कि मैं अभी यहीं पे बता देती हूँ। पहले तो खैर ये समझ लें जो मैं अभी आपको बता रही थी कि आपका ये डायामैग्नेटिक क्या है कि यहाँ सब पेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवा दूँ, अगर मैं ये कहूँ कि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ +2 चार्ज की जगह ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज हो, तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन कितने 2, एक ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि आपका एक ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज है और दूसरा ऑक्सीजन क्या है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। क्या है, 1s2 2s2 2p4। एक ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन ये है और एक ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 7 के साथ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। एक ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो ऐसे ही सेट के 1s2 2s2 तो ये सेम रहेंगे, इनको मैं नहीं लिख रही। इधर आप इस साइड 2p4 वाली लिखें, इस साइड 2p4 वाली, इस साइड 2p3 वाली। थोड़ा सा अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखें, इधर आपने 2p4 बनाना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन आपने इधर ऐड कर दिया और ये सेम रहेगा। अब इसकी फिलिंग करेंगे आप। ऑक्सीजन, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, O2+1 की कर रही हूँ, इसको आप +2 की बात नहीं हो रही, तो इस पर परेशानी होएगा। आप फिलिंग करें। टोटल सबसे पहले तो जनाब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें कितने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास लेफ़्ट साइड पे आपके पास 3 है और राइट साइड पे आपके पास 4 हैं, तो इसका मतलब है 7 हैं। तो सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने यहीं फिल करवा दिए और एक इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है नीचे सारे फिल हो गए। अब निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, काउंट द इलेक्ट्रॉन्स इन द BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6 है, ये इक्वल का साइन है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 6 -1 एंटी बॉन्डिंग में 1 है और ये हो गया। तो आंसर आ जाएगा 5/2। 5/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, सो आपके पास क्या होगा कि मतलब आंसर होल रेशो में आएगा। ठीक है, सो आप उसको कर लें कैलकुलेट, जो भी आपके पास आंसर जो है वो आ रहा है। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये पैरामैग्नेटिक है जो स्ट्रक्चर है, ये डायामैग्नेटिक है, इसको हम क्या नाम देंगे। सो अगर आप लोगों को मेरी पहले वाली बात समझ में आई होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, दिस इज़ पैरा। कि अगर आपके पास कोई एक भी इलेक्ट्रॉन आपका फिल हो रहा है और वो सिंगल फॉर्म में है तो इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 5/2 आया है, उसको कैलकुलेट करके देख लें क्या रेशो के अंदर आंसर आता है, तो वो आपने उसका बॉन्ड ऑर्डर ये शो करना है। ठीक है, ये वही। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है ये स्ट्रक्चर था जो मैं आपको अभी पीछे बता रही थी, O2+2 का, तो इसका आंसर आता है 2.5। फाइन, 2 कैलकुलेट करके देख लें क्या आंसर आ रहा है, तो वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, अच्छा ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ लूज़ हो रहे हों, समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन भी हो रहे होते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अब इसका क्या है, सबसे पहले तो ये देखें कि चार्जेस हैं कितने। ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज का मतलब कि आपका एक ऑक्सीजन जो होगा, जो आपका एक ऑक्सीजन है, आपका ये वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी, जो 2p4 वाली है वो तो सेम है, लेकिन जो एक साइड वाला ऑक्सीजन है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब नेगेटिव साइन का मतलब ये है उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। अब उसने जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इसका मतलब है उसके एटॉमिक नंबर बढ़ गया। मैं दोनों साइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाती हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3 सॉरी 2p4। और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 से बढ़कर हो गया है 9। माइनस साइन का मतलब यही है। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका मतलब है, मैं आउटर मोस्ट बता रही हूँ, 8 के ऊपर 2p4 पे ख़त्म होता है, तो 9 पे 2p5 पे ख़त्म होगा, यही होगा। और 1s2 2s2 तो दोनों का सेम रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 2p5 में। एक तरफ 2p4 हो रहा है, एक तरफ 2p5 हो रहा है। सो चेक कर लेते हैं क्या करेंगे। एक साइड 2p, ये देखिए एक साइड आपके पास ये है, जी एक साइड आपके पास 2p5 है, एक साइड आपके पास 2p4 है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 9। फिल करें, यहाँ 6 आ जाएंगे,
नीचे आपने 6 डाल दिए, जो 3 बचेंगे वो आपने 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, ऊपर नहीं जाएंगे अभी, पहले आपने लोअर ऑर्बिटल ही फिल करने हैं, आपने नीचे डाला। तो आप अब काउंट कर लें, ये आपके इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो अब आप काउंट कीजिए, आपने BO निकालना है। BO आप कैसे निकालेंगे, BMO काउंट करें पहले, वो 6 हैं। एंटी बॉन्डिंग में आपके पास इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, डिवाइडेड विथ 2 करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास इट्स 3/2। तो जब आप इसको डिवाइड करके आंसर लाएंगे तो आपके पास फ्रैक्शन के अंदर कुछ आंसर आ जाएगा, वो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। एंड नाउ टेल मी, इज़ इट अ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? सो द आंसर इज़ इट इज़ पैरा अगेन। वाई इट इज़ पैरा अगेन? बिकॉज ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रॉन जो आपका ये वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका अभी भी सिंगल स्पिंड है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो पैरा ही रहेगा। अच्छा, ये आपको अगर समझ में आया है तो एक और स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, दैट इज़ अबाउट O2-2 कर दूँ। अगर मैं पहले O2-1 था, अब मैं O2-2 कर दूँ। O2-2 का मतलब दोनों साइड 5-5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे आप, ये हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों साइड जब 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और उसका BO निकालोगे तो उसका BO क्या होगा कि टोटल 6 - 4 डिवाइडेड विथ 2। सो द आंसर मस्ट बी 6 में से 4 2 सो आंसर इज़ 1। सो होगा क्या, ये डायमैग्नेटिक होगा। तो इसके स्ट्रक्चर की भी आप प्रैक्टिस करें। सो ये आपके कैटाइनिक और एनाइनिक स्ट्रक्चर होते हैं जो आते हैं, जो पूछे जाते हैं, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया था तो ये 2-3 स्ट्रक्चर्स मैंने नहीं समझाए थे, तो ये वाले स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हम लोगों का अभी डेफिनेशन बेस्ड आ रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। जी, अब हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी एंड और बॉन्ड एंथैल्पी की। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ा देती हूँ, लेकिन आपको एक जनरल फॉर्म में बता दूँ कि बॉन्ड एनर्जी इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रेक या मेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ नोन एज बॉन्ड एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ बॉन्ड एंथैल्पी, दे बोथ आर सेम, एज इट इज़ ऑल्सो एंथैल्पी चेंज। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन kilojoules per mole. This is the unit. Okay, here it is worth mentioning that the sigma bond is always stronger than pi bonds, and thus it requires high energy to break a sigma bond as compared to pi bond. Also, if there are multiple bonds in a molecule, the heat required to break the bond will be different for each present between the bonded atoms. क्यों ज़्यादा होती है सिग्मा की? बिकॉज वो पहला बॉन्ड होता है तो इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसको तोड़ने के लिए भी उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बॉन्ड एनर्जी एंड आयनिक करेक्टर, how do they are interrelated with each other? Bond energy is the measure of bond strength. Therefore, if we say the bond is stronger, we are actually to the referring it to the higher bond energy. The strength of bond depend upon the following factors: electronegativity, size of the bonded atom, bond length और bond order. Let's we discuss them one by one in detail. First of all, since electronegativity is the tendency, सबसे पहले तो ये बता दूँ कि electronegativity क्या है. Electronegativity means tendency of an atom to attract a shear pair of electron towards itself. कि अपनी तरफ attract करने का electron की जो ability है, that is known as electronegativity. Therefore, the greater the difference, for example, दो चीज़ें हैं उनके दरमियान electronegativity का difference बहुत ज़्यादा है. एक चीज़ बहुत कह लो कि स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रही है दूसरी चीज़ को, ये दोनों, तो क्या होगा, ये इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? ऑब्वियसली अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसके पास इंतहाई कमी है, ये बहुत ज़्यादा गरीब है और इसके पास बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रॉन्गली होल्ड करके बैठेगा, स्ट्रॉन्गली पकड़ेगा तो बॉन्ड क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इन शॉर्ट, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो बॉन्ड एनर्जी आपकी ज़्यादा ही लगेगी चीज़ को तोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द हाउ साइज़ ऑफ द बॉन्डेड एटम इफेक्ट्स। सिंपल सी बात है कि जो चीज़ जितनी बड़ी होती है, जिसका साइज़ जितना बड़ा होता है उसको तोड़ना आसान होता है, जिसका साइज़ छोटा होता है उसको तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ दो किस्म के केसेस हैं। सबसे पहले तो साइज़ ऑफ द बॉन्डेड एटम, सिंपल सी बात है कि जो चीज़ जितनी बड़ी होती है उसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत छोटा सा पत्थर है उसको आपने तोड़ना है और एक बहुत बड़ा पत्थर है उसको आपने तोड़ना है, तो आप इजीली किसको तोड़ सकते हो? अगर लकड़ी की बात करें, पत्थर छोड़ें, लकड़ी की बात करते हैं कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा पीस है और एक लकड़ी का बहुत छोटा पीस है और आपको उनको तोड़ना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज़। एक बहुत लंबा साइज़ है और एक छोटा है, तो आप किसको ईजिली तोड़ लोगे? जो बड़ा होगा वो ईजिली टूटेगा। सिमिलरली इट गोज़ विद दिस पार्ट ऑल्सो। साइज़ ऑफ द बॉन्डेड एटम जितना बड़ा होता जाएगा उसको तोड़ना उतना ही ईजी है, उसको तोड़ना उतना ही ईजी है, तो उसके ऊपर बॉन्ड एनर्जी
कम लगेगी आपकी, ठीक है। फिर आ रही है बॉन्ड लेंथ, जो जिस चीज़ की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, सेम ये उसी चीज़ से रिलेट कर रहा है, लेकिन आपको मैं एक थ्रेड की एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास 2 थ्रेड हैं, एक लंबा सा थ्रेड है जैसे कि ये वाली है, एक इतना बड़ा थ्रेड है और एक इतना सा थ्रेड है, और मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई तोड़ें, तो आप मुझे बताएं आप इजीली कौन सा तोड़ लोगे? ऑब्वियसली ऊपर वाला, जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए। एंड लास्ट वन इज़ बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि जितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड ज़्यादा होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक चीज़ के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको तोड़ना है, और एक चीज़ के अंदर पहले सिग्मा बॉन्ड है फिर पाई बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी है ना, क्लोरीन की, ये एग्जांपल ले लो, और फिर ऑक्सीजन की ये एग्जांपल ले लो, और लास्ट में नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लो। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी नाइट्रोजन के बॉन्ड तोड़ने पर लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सिग्मा नहीं है, यहाँ 2 पाई भी हैं। तो पहले आप एक पाई तोड़ोगे, फिर आप दूसरा पाई तोड़ोगे, फिर आप सिग्मा तोड़ोगे। हेयर कम्स ऑक्सीजन के केस में आप बात करते हो तो पहले आप ये तोड़ोगे, फिर ये ब्रेक करोगे। सिमिलरली तो क्या होता है कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, बॉन्ड एनर्जी का जो फैक्टर है वो उसी तरह से क्या होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। बॉन्ड एनर्जी, जितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगाओगे आप। रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड पोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड इट्स आयनिक करेक्टर। इसका मतलब क्या है? आयनिक करेक्टर अगर होता जाएगा, आयनिक करेक्टर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये बता दूँ, आयनिक करेक्टर का मतलब ये है कि एक चीज़ अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेती है और एक चीज़ पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही होती है। तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा, जितना ज़्यादा एक चीज़ नेगेटिव चार्ज कैरी करती जाएगी, दूसरी चीज़ पॉजिटिव चार्ज कैरी करती जाएगी, तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंसेस ज़्यादा होते जाते हैं उतना ही ज़्यादा पोलैरिटी का डिफरेंस होता जाता है, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो इसको कहते हैं आयनिक करेक्टर। एक चीज़ फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगी, यहाँ HCl की एग्जांपल लेंगे या HBr की एग्जांपल लेंगे। ऑल्दो दे बोथ आर नॉन मेटल, आपका H भी नॉन मेटल है, आपका Cl भी नॉन मेटल है, लेकिन क्योंकि Cl 7 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होने देता, अपने पास से छोड़ता नहीं है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन है वही हिसाब है इसका, इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख भी सके, ठीक है। सो इस वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको कहते हैं आयनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कि एक्चुअली बॉन्ड जो है वो शेयरिंग की वजह से बन रहा है, बॉन्ड इधर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसकी वजह से पोलैरिटी के डिफरेंसेस बन गए हैं। तो ये कहलाता है आयनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये करेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब है बॉन्ड और एनर्जी उतनी ज़्यादा लगाओगे आप, वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड एनर्जी भी आपकी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा, ये जो लिखा हुआ है, दैट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ आयनिक करेक्टर between the bonded atom. This difference generates polarity in the bonds, and since polar bonds are stronger than non-polar bonds, this accounts for a greater stability. Again, example given here is of HCl, which I was discussing. For example, for HCl bond that is 436 kilojoule per mole is far greater than theoretically. अच्छा, this is the numerical actually. देखते हैं ये numerical आपके पास, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपके HCl का जो बॉन्ड होता है ना, उसको हम तोड़ने के लिए theoretically तो हमें 436 किलोजूल चाहिए होते हैं। एक मिनट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी HCl इज़ दिस इज़ फार ग्रेटर दैन थ्योरेटिकली। अच्छा, थ्योरेटिकली कह रहे हैं, हुआ क्या था एक्सपेरिमेंट से मैं बताती हूँ। 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू 436 की है और एक वैल्यू 338.93 की है। कहते हैं कि हमने एक एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट लगाया था, हमने सोचा कि जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे HCl का तो हमारी इतनी एनर्जी लगेगी 338.93 किलोजूल, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस एनर्जी हमारी लगी 436। तो कहने कि हमारी एक्सपेक्टेशन से तकरीबन 100 किलोजूल एनर्जी हमने ज़्यादा लगाई। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, ये क्यों हुआ था? तो ये जो मैं आपको पूरी अभी बात बताई थी ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, उससे पता लगा था कि आपके पास एक्चुअली ये प्रैक्टिस होती है, एक्चुअली ये होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द HCl बॉन्ड विच मेक्स इट मोर स्टेबल, ठीक है। आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल भी है, टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह वो भी आपको करवाते हैं किस तरह करना है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ एटम इज़ ज्वाइन
determined by the covalent bond is called bond length. Since atom in a molecule are not stationary but constantly vibrating, and thus bond length cannot remain constant value. This anomaly is removed by considering average bond length. Measuring units, ये तो सारा वो है, लेकिन सिंपल आपको मैं बता रही हूँ बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशनशिप है वो याद रखिएगा. मेजरिंग यूनिट्स जो हैं बॉन्ड लेंथ के, आपके पास एंगस्ट्रॉन्ग है, प्लस मीटर्स है, प्लस पीएम में हम इसको पिकोमीटर में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये है. उसके बाद आपके पास आ रहे हैं दीज आर द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज एंड यू डोंट नीड टू क्रैम दैम. याद नहीं करनी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए कुछ वैल्यूज़ दिखाई गई हैं कि इतना इतना इनकी बॉन्ड एनर्जीज़ है. सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की है, छोटा है. उसके बाद HF की है. HF की उससे भी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, उसके अलावा किसी की इतनी ज़्यादा नहीं है. ओके, तो ये आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, मैंने आपको सिग्मा पाई और ये बॉन्ड बताया था. यहाँ देखिए आपके पास, ये देखिए, हाँ यहाँ देखें तो आपके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पर इंक्लूड होता जाएगा और जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आप बनाते जाओगे उतना ज़्यादा ही वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. ठीक है, उतना ज़्यादा. लेकिन ये आपको पेपर में नहीं आएगा, लाइक ये वैल्यूज़ नहीं आती हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है. उसके बाद कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे. कोवेलेंट रेडियाई इज़ समटाइम हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू अनलाइक एटम. सबसे पहले तो कोवेलेंट रेडियाई देख लें. इसका हाफ और इसका हाफ का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ नोन एज कोवेलेंट रेडियाई. फॉर सम एबिरेशंस इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल वैल्यूज़, द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ द श्रिंकेज ऑफ बॉन्ड ड्यू टू द पोलैरिटी बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स. इसके अंदर क्या बात बताना चाह रहे हैं कि अगर हम दो एटम्स को क्लोजली एक दूसरे के साथ मिलाएं तो उसका हाफ और उसका हाफ मिलकर एक न्यूक्लियाई का जो है वो बना लेते हैं. कह लो कि रेडियस निकाल रहे हैं हम लोग और कह रहे हैं कि ये जो आपके पास कोवेलेंट रेडियाई है, समटाइम्स ये हेल्प करता है बॉन्ड लेंथ मेजर करने में. और इसका ये भी याद रखिए कि जितना ज़्यादा साइज़ ऑफ द बॉन्डेड एटम बड़ा होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही बड़ी होती जाएगी और वो चीज़ को तोड़ना उतना ही ईजी होता जाएगा, यानी कि आपकी एनर्जीज़ कम लगना शुरू हो जाएंगी. दीज आर द ऑब्वियसली एज यू कैन सी नाउ बॉन्ड कोवेलेंट रेडियसेस की वैल्यूज़ हैं. सबसे ज़्यादा रेडियस की आप देख लें वैल्यू किसकी है, कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी है. उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ छोटी होती जा रही है. ठीक है, सो वही एवरेज बॉन्ड लेंथ ऑफ फॉर सम सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्सेप्ट वही है. जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, एनर्जी उतनी ज़्यादा. जितने सिंगल बॉन्ड्स उतनी एनर्जी कम. ठीक है, सो लॉजिक के साथ चीज़ों को याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह आपको. उसके बाद डायपोल मूवमेंट आ रहा है. डायपोल मूवमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है ये बता देती हूँ. इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे डायपोल मूवमेंट का. आई थिंक ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल फिर भी आपको बताना तो है ना. डायपोल मूवमेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मूवमेंट है, और फिर आपके पास इफ़ेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स हैं. लेकिन खैर फ़िलहाल आप डायपोल मूवमेंट सुन लें. डायपोल मूवमेंट का मतलब यही है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और जब ये दोनों चीज़ें अपने ऊपर पोल्स, मतलब एक चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और दूसरी चीज़ के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पोल्स बन गए हैं इनके ऊपर. जब ये पोल्स क्रिएट हो जाते हैं तो इसको कहते हैं हम पोल्स, डाईपोल्स बन गए हैं, दो पोल्स बन गए हैं, और जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम डिस्कस करते हैं. दिस इज़ नोन एज डायपोल मूवमेंट. फार्मूला, द डिग्री ऑफ पोलैरिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डायपोल मूवमेंट. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास वो ये है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन रेडियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, वेयर क्यू इज़ द चार्ज एंड द ईच ऑफ द एंड आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स. ऐसा यूनिट कूलम मीटर है एंड द कॉमन यूनिट इज़ डिबाई. आज तक के लिए इतना काफ़ी है. स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें MOT वाले, और ये जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं इनको करें. कल इंशाल्लाह हम डायपोल मूवमेंट जो है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.